आरक्षण की प्रावधान को बाबा साहब लागू करने के बाद जब वो दिखलाए तो वहां पर विरोध किया गया पटेल के द्वारा। पटेल ने पूछा कि ये ओबीसी के लोग कौन है, जबकि पटेल खुद ओबीसी से वर्ग से आते थे। फिर इसमें यह हुआ कि 340 के अंतर्गत में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा और आयोग के गठन करने के लिए वो स्वतंत्र होगा कि वो जिसे चाहे उसको आदेश निकालकर आयोग का गठन करेगा और वो आयोग इस की समीक्षा करेगा, अन्वेषण करेगा कि कौन कौन सी जातियां हमारे देश में हैं जो इस वर्ग में आते हैं, ओबीसी वर्ग में आते हैं। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बाद जो लोग बच गए वो अदर बैकवर्ड क्लास में है आते हैं, और उसमें जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनको उनके उस समय के सिचुएशन के अनुसार जो उनका जो स्थिति था उसमें सुधार के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा सकता था उसको प्रावधान के रूप में लाने के लिए यह राष्ट्रपति आदेश देगा, आयोग को आदेश निकालकर यह आयोग को गठन करेगा कि वो इस पर अनुसंधान करे कि हमारे देश के किस राज्य में किस जाति की क्या स्थिति है और उसकी उसमें उसकी स्थिति को सुधार में लाने के लिए क्या क्या प्रावधान हो सकता है। उसके बाद यह आयोग जो है, आयोग की जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा और राष्ट्रपति उसे पार्लियामेंट में भेजेंगे कि इसको सभी जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं अलग अलग स्टेट के उसको देखेंगे, उसके बाद वो कानून में आएगा। जी सर, ये प्रावधान था अनुच्छेद 340। जी श्रीकांत जी, आपने बताया सर हमारे दर्शकों को कि 3 लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पटेल साहब। इन सभी को किसी भी अनुच्छेद को बनाने के बाद बाबा साहब के साथ उन पे डिबेट चर्चा की जाती थी इन 3 लोगों के साथ। तो पटेल ओबीसी वर्ग से आकर के ही पूछते हैं कि ये कौन है, ओबीसी क्या है। तो मतलब उनका उस समय का सोच क्या रहा होगा, वो क्या सोच कर ऐसा बोले। और जहां तक बात सर आयोग गठन की आपने बात बताई कि आयोग गठन किया गया और 52% जो आबादी ओबीसी की है उसके अनुसार उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो वो कहीं दिखने को नहीं मिलता है। तो ये सभी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताया। सर मैं अगले प्रश्न के साथ नवीन सर के पास जाना चाहूंगा कि अनुच्छेद 340 को लागू करने में कौन सी बाधाएं हैं? सबसे पहले एमबीए न्यूज नेटवर्क के हमारे सभी पैनलिस्ट साथियों, एमबीए न्यूज नेटवर्क के एंकर, एमबीए न्यूज नेटवर्क के पूरी टीम और हमारे जितने भी मूल निवासी साथी अभी देख रहे हैं सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल 340 है वो 341 और 342 से पहले ही बनाया गया, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे वामसेप के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला, प्रदेश अध्यक्ष, कि आर्टिकल 341 और 42 से पहले 340 बनाए ही बाबा साहब इसीलिए थे कि इस देश के जो 52% उस समय 31 की जनगणना जो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, जिसमें ओबीसी की जनगणना हुई थी जो 52% थे, तो उसको 52% जो प्रतिनिधित्व है और प्रतिनिधित्व आरक्षण के मार्फत ही दिया जा सकता है, तो उसका प्रावधान के लिए आर्टिकल 340 बनाए। और उनको जब 3 लोगों के पास ले गए जो राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पटेल थे, तो पटेल ने अचानक ऐसा कुछ नहीं बोला। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि अभी बहुत सारे दस्तावेजों और इतिहास में नहीं लिखा गया है। इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि गांधी ने जाके नेहरू के कान में कहा कि नेहरू अब तो गजब हो जाएगा, अगर ये 340 लागू हो गया तब तो फिर इस देश में जो ब्राह्मणी व्यवस्था हम लागू करना चाहते हैं और जो बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग है जिसके कंधे पे रख के हम इस पूरे देश के SC ST को भी पीछे रखेंगे और पूरी तरह से शासन व्यवस्था में फिर से ब्राह्मणीकरण होगा,
तो ये तो अब खेल ही खत्म हो जाएगा और 340 आएगा तो क्या किया जाए। तो नेहरू और गांधी ने मिलकर, जो ब्राह्मण बनिया गठजोड़ था, ये बोलना बहुत जरूरी है, इन दोनों ने साजिश रचा और बोला क्यों ना इसके लिए मिसगाइड किया जाए पटेल को। और उन्होंने पटेल को जाके बोला, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ओबीसी वर्ग से आते थे, लेकिन चूंकि वो पर्सनली एक जमींदार उनके पिताजी थे, उनके पास बहुत पैसे संपत्ति रहे होंगे, उन्होंने ये आकलन कर लिया खुद से कि जितने पैसे और जितनी संपत्तियां हमारे पास है और जितना हमारा रुतबा है समाज में, सही पूरे ओबीसी समाज का होगा, अपने दिमाग में बैठा के रखा था। एक सामंतवादी सोच के व्यक्ति थे, भले वो किसी भी वर्ग से आते हो। तो उसको बरगलाना आसान हुआ और गांधी और नेहरू ने जाके बोला, गांधी बोले, नेहरू तो नहीं बोले, क्योंकि गांधी की बात सुनते थे पटेल, और नेहरू से तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेदता था, इसलिए गांधी और नेहरू ने विचार किया और गांधी ने जाके बड़े आराम से बोला कि क्या पटेल तुम भी अपने आप को इन एससी और एसटी की तरह नीच समझते हो क्या, कि तुमको भी आरक्षण की और बैसाखी की जरूरत है। तो ये चीज उसके दिमाग में, जो ब्रेन वॉश उसका किया गया, उसको दिमाग में अटक गया। और चूंकि सामंतवादी सोच के वो व्यक्ति पहले से भी थे, तो उन्होंने सीधे सीधे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा कि ये ओबीसी है कौन। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि जो 3 पैनलिस्ट में जाते थे, तो 2 की तो छोड़िए, जो ओबीसी के लिए सबसे बड़े उस समय जो प्रतिनिधि होना चाहिए था, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर दिया कि 340 है कौन, और किसने आपको बोला कि हम लोगों को ये 340 एससी और एसटी की तरह हमको भी कुछ प्रावधान करिए। तो बाबा साहब मन में सोच के रह गए, लेकिन उन्होंने फिर सोचा, बहुत बड़े दूरदृष्टा थे, कि अगर एक बार हम इस चीज को नहीं लागू करवा पाए तो सदा सदा के लिए एससी एसटी और ओबीसी, जो 3 बड़ी मेहनत से हमने वर्ग तैयार किया, 6743 जाति में टूटे हुए समाज को, बांटे गए समाज को, तो ये कभी एक नहीं हो पाएंगे और शायद कभी भी इस भारतवर्ष की भूमि पर से ब्राह्मणों का राज खत्म नहीं हो पाएगा, कभी भी ब्राह्मण हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, आपस में लड़ाते रहेगा। तो उन्होंने फिर भी, इतना होने के बाद भी उन्होंने एक प्रावधान किया 340 कि भारत में ओबीसी की कौन सी जातियां और कितनी जातियां हैं, इसके लिए राष्ट्रपति एक आयोग नियुक्त करेगा। वो आयोग पहचान करेगा कि ओबीसी की कितनी जातियां हैं, उसका परसेंटेज क्या है, और वो आयोग जो रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी जिसकी जनसंख्या होगी, जितनी भी जातियां होगी, उनको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी उनको मिलेगी, ये प्रतिनिधित्व होगा। और जब ये हो जाएगा, उन्होंने तो सोचा होगा कि प्रावधान लागू होगा और 50 से बहुत होगा तो 60 के अंदर में, 60 के दशक तक ये हो जाएगा, और ये हो जाना चाहिए भी था। लेकिन जो साजिशकर्ता मनुवादी शक्तियां और ब्राह्मणवादी शक्तियां थी, जिन्होंने बाद में साजिश करके नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, उन लोगों की मंशा कुछ और थी। उन्होंने एक बड़े दबाव में काका कालेलकर कमीशन का गठन किया। जैसा कि हमारे सभी लोगों को मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 कारण से, एक हिंदू कोड बिल और दूसरा ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, जिसके लिए आयोग का गठन जल्दी से नहीं हो पा, इसी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आखिर जैसे तैसे काका कालेलकर कमीशन का दबाव में एक आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी, उन्होंने अपनी सही रिपोर्ट दी, लेकिन जब वो रिपोर्ट गया तो नेहरू जी कुर्सी पे बैठे थे, मंशा तो थी नहीं पहले से इनको, एक देखने के लिए पूछा कि क्या इसमें ब्राह्मणों के लिए भी कुछ प्रावधान किए हो क्या। उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें तो जो एससी एसटी ओबीसी की जो जातियां हैं, ओबीसी की जो जातियां हैं 3743 जातियां हैं, उन जातियों को हमने इसमें वर्णन किया और उनको चूंकि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े वर्ग हैं, इसीलिए उनके लिए प्रावधान किया है। तो नेहरू ने सीधे कुर्सी उल्टा के अपना पीठ दिखा दिया और बोला कि ठीक है, अभी इसको रखो, बाद में देखेंगे। उसके बाद टाइम पर इस पर जब हमारे लोग कुछ जागृत हुए, बाबा साहब अम्बेडकर भी उस समय थे, और इस बात को जोर शोर से उठाया गया, हमारे लोग जागरूक हुए, तो उस समय हुआ क्या कि इसको बरगलाया ये गया कि अब तो ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है, अब नया रिपोर्ट चाहिए। इसके लिए जब भी बैठकें होती थी, उसमें हमारे उस समय जो शिवदयाल चौरसिया थे, उन्होंने बहुत जोर लगाया। शिवदयाल चौरसिया ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ पूरी दिन रात मेहनत करके इस चीजों को लाया, लेकिन आखिरकार काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू हुई। हालांकि काका कालेलकर खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से इस चीज को रिपोर्ट पेश किया था, जिसको कि लागू नहीं होने दिया। उसके बाद जब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट या जब भी ये मामला संसद में पहुंचता था, तो यही कहा जाता था कि ये तो पुरानी रिपोर्ट है, अंग्रेजों का भी जो जनगणना 52% 31 का है, इसलिए जब तक जनगणना जाति की नहीं होगी तब तक हम इसको लागू नहीं कर सकते। और वही करते करते बाद में फिर मंडल कमीशन बना कि एक जातिगत जनगणना, जब तक इसको भी लटकाते लटकाते 1980 में उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। और बड़े दबाव के बाद, जबकि वो सरकार बीपी सिंह की सरकार आई ही इसलिए थे कि हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे, लेकिन बीपी सिंह का भी पूरी तरह मंशा नहीं था लागू करने का, भले हम लोग उसको मंडल कमीशन लागू करने का मसीहा मान ले, क्योंकि वो भी उसी अभिजात वर्ग से आते थे, वही शोषक वर्ग से आते थे।
लेकिन उन्होंने सोचा लटकाना, लेकिन जन दबाव, भारी जन दबाव के बावजूद उन्होंने मंडल कमीशन के आयोग को 10 साल बाद, 11 साल बाद 1990 में लागू किया। लेकिन फिर उसमें इन लोगों ने साजिश रचा और सुप्रीम कोर्ट में कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, जबकि उससे पहले का उदाहरण है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है। चूंकि वहां लोग जागृत थे तो इसको 50% के दायरे में सीमित करके जो 52% आरक्षण देना था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट में भी 52% ओबीसी को 52% देना था, उसको 27 पर सीमित कर दिया गया। और उसके बाद फिर इन्हीं मनुवादी शक्तियों ने अपने लोगों के द्वारा, अपने संगठनों के द्वारा, अपनी मीडिया के द्वारा एक ऐसा हाइप खड़ा किया कि भारत में जगह जगह दंगे, प्रदर्शन, धरना, आगजनी, कुछ सवर्णों को अपने आग में जलना और ये सब चीज को एक बड़ा हाइप बना के उसको 27% तक सीमित किया गया। और बाद में फिर इसमें क्रीमी लेयर लगा के इसको पूरी तरह से, एक तरह से समझिए कि ये जो ओबीसी की ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व आरक्षण लागू किया गया उसको लगभग खत्म ही समझिए, मतलब परसेंटेज में 2-4% से ज्यादा उसमें कुछ लाभ मिला नहीं अभी तक उस वजह से। इसके बाद जब भी कुछ इस तरह की बातें उठी तो बोला गया कि 50% से हम नहीं दे सकते। बाद में हमारे लोग कुछ जागृत हुए, इस सवाल को उठाना जारी रखा, लेकिन वही छिटपुट ढंग से छोटे छोटे संगठनों के द्वारा एक बृहत राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को कभी फिर दोबारा उठाया नहीं गया। और जो लोग हमारे नाम पर प्रतिनिधित्व करके ओबीसी और SC ST के नाम पर गए, जो शोषित जातियां हम लोगों की है उनके गए, वो लोग सिर्फ सत्ता के सुख में, और चाहे वो जिस वजह से भी हो, उन लोगों ने इस चीज को सिर्फ एक खाना पूर्ति समझा। तो अभी भी इसमें जो सबसे बड़ा बाधा है इसको लागू करने में, उसमें यही है कि जातिगत जनगणना ही नहीं होना, ये सबसे बड़ा बाधा है। और दूसरा बाधा है कि मनुवादी शक्तियां समय समय पर यह कहती है कि अगर ये लागू होगा तो जातिवाद तो बढ़ेगा। तीसरा चीज जो वो कहते हैं कि अगर ये चीज लागू होगा तो फिर तो जाति, बहुत सारे गरीब लोग हैं वो वंचित रहेंगे, बहुत सारे मेरिटधारी लोग वंचित रह जाएंगे। तो उन लोगों के द्वारा हजार तरह के बहाना है, लेकिन सीधा सीधा बात है कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग जब तक सत्ता पे कायम रहेंगे, असली वजह है कि वो तब तक नहीं होने देंगे। और हम लोग का प्रयास अभी सब कुछ छोड़ के जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आते हैं तब तक निरंतर हमारे लोगों में जागरूकता और चेतना फैलानी पड़ेगी कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जब जातिगत जनगणना का प्रावधान है, आयोग का गठन हुआ, उन्होंने रिपोर्ट किया, तो सबसे पहले तो जातिगत जनगणना होना चाहिए। जब 2011 में जातिगत जनगणना हुआ, उसकी रिपोर्ट को दबा के 10 साल रखा गया। अब जब जातिगत जनगणना का बात आया तो बीच में NRC, बीच में CAA और NPR का हवाला दिया गया। अब जब 2021 में फिर से जातिगत जनगणना होने वाली थी तो राम मंदिर पर आनन फानन में फैसला दिया गया, जबकि 1971 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि राम और रामायण एक काल्पनिक चीज है, तो फिर उसी पे दोबारा फैसला इसलिए दिया गया कि इस मुद्दे से भटक के ओबीसी के लोग, जिसको कंधों पे हम बंदूक रख के उस ओबीसी के घोड़ों को गधा बना के हम पिछले 4000 साल से शासन कर रहे हैं, उसको लागू करने के लिए वो लोग अभी भी हमारे चीजों को दबा के रखे हैं। इसलिए सबसे पहला चीज जो इसमें बाधा है जातिगत जनगणना, और वो जातिगत जनगणना और जातिगत जनगणना ओबीसी का जो मुद्दा है, इसको जब तक हमारे लोग सत्ता में नहीं आते हैं तब तक सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उससे लगातार डिमांड करना पड़ेगा, लगातार इस बात को प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा, लगातार खड़ा होना पड़ेगा हम लोगों को। और यही एक असली कारण है जिसके वजह से आर्टिकल 340 नहीं लागू हो पा रहा। जय भीम, जय मुंडा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुख्यतः तीन तरह से लोगों को बताया कि कैसे, मतलब पटेल ने क्यों कहा कि ये ओबीसी वर्ग क्यों है, इसे आपने क्लियर करके हमारे दर्शकों को समझाया कि ये पटेल द्वारा नहीं बल्कि गांधी ने नेहरू और पटेल दोनों को उसी के द्वारा कहा गया। तो कहने का मतलब है कि जो बाबा साहेब को लोग आज भी ओबीसी के कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। आज भी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट उनको SC ST का नेता बता करके ओबीसी का पल्ला झाड़ने का कोशिश करता है, परंतु हमारा मुख्य रूप से ओबीसी SC ST का कोई दुश्मन रहा होगा तो आपके बातों से और अभी तक माहौल को देखते हुए मेरा ये अनुभव है कि वो गांधी ही है, क्योंकि उसी ने शुरुआत से ही कभी मतलब अनशन करके हर बात से वो अपनी बात को मनवाए रखा। अंग्रेजों से मिल करके नेहरू को कुर्सी पर बैठाना, ये सब देश का विभाजन करना, सारा खेल उसी का था। इसीलिए ज्योतिबा फुले कहते भी थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये बात उस समय उन्होंने कहा और
उनके बाद 1947 में बात आजादी के बाद, आजादी से पहले ये बात देखने को मिली कि कैसे ब्राह्मण और बनिया इन दोनों ने मिलकर इस देश को बर्बाद किया, इस समाज को बर्बाद किया। और दूसरी बात आपने कहा सर बीपी सिंह का कि वो आए थे करने के लिए कि हम करेंगे बीपी में आयोग को, ये जो ओबीसी का था इसको पूरा करने के लिए हम सत्ता में आएंगे तो इसको करेंगे, पर उनकी भी मंशा नहीं थी, उन्होंने भी नहीं किया। तीसरा, ये जो हमारा न्यायपालिका है ये भी उनके द्वारा हम लोगों का शोषण कर ही रही है। मतलब जहां तक सरकार जो आज बैठी हुई केंद्र में, राज्य में, अगर उनसे कंट्रोल नहीं होता है तो वो क्या कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट को या राज्य के हाई कोर्ट को वो आदेश देकर उससे काबू में ले रही है जनता को। जैसे को अभी देखने को मिल रहा है कि जैसे राम मंदिर पे आपने कहा कि लोग कोर्ट का आदेश ला करके लोगों का मुंह बंद करवा दिया गया। और ओबीसी के लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर जो आज तक हमें 4% जो हमारा प्रतिनिधित्व मिला 52% में, और कई राज्यों में पूरा 27% आरक्षण को भी नहीं दिया गया। तो कई लोग ओबीसी के लोग ही कहते हैं कि आरक्षण क्यों जरूरी है, लेकिन वो अज्ञानता बस कहते हैं। जब उन्हें ज्ञान होगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये मेरी खुद की कमाई है और खुद का मेरे पूर्वजों द्वारा दिया गया, ये मेरा एक है, इसको हम अपने पास रखेंगे, इसे लेना है। तो इन्हीं सभी चीज को, और जो सामाजिक संगठन है वो लगातार ओबीसी एससी एसटी के लोगों के पास जाकर इन सभी चीजों पे उनको बताने का काम करे। जो नहीं जानते उन्हें बताएं, और जो जानते हैं उन्हें भी एक बार समझाया जाए, क्योंकि जानने वाले लोग भी मतलब जानते हैं परंतु जो सही है वो ना जानकर जो उनके द्वारा बनाई गई ग्रहण की गई कहानियां हैं उसको वो जान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। अब तीसरे प्रश्न के साथ मैं मनु सर के पास जाऊंगा कि सर, सत्ता वर्ग को इस अनुच्छेद के लागू होने से किन बातों का भय है? जी, सबसे पहले इस विषय पर चर्चा कराने के लिए एमवीएन टीम को हार्दिक बधाई प्रकट करते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को बधाई। जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, ये आरक्षण का जो मामला है, निश्चित रूप से आरक्षण एक माध्यम है प्रतिनिधित्व का, और वह प्रतिनिधित्व सभी एरिया में स्थापित हो और सभी का प्रतिनिधित्व हो और भारत एक समतामूलक राष्ट्र हो। इसके लिए संविधान के आर्टिकल जो आपका 15 कहता है, 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सभी समान हो, इस देश के हर एक नागरिक समान हो। इसके लिए आर्टिकल 15 लागू होना जरूरी है, आर्टिकल 16 लागू होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 340 लागू होना जरूरी है। मतलब कि आर्टिकल 340 जो कहता है ओबीसी को प्रतिनिधित्व की बात करता है। आप देखेंगे कि भारत में हमेशा से एक शासक वर्ग जो गैर बराबरी की व्यवस्था स्थापित रखना चाहता है, और एक शासित वर्ग है जो इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहता है। इसकी लड़ाई निरंतर है, जिसमें आप देखेंगे कि जिसकी बात हम कर रहे हैं आर्टिकल 340 और ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात,
तो ओबीसी के प्रतिनिधित्व से भारत में शासक वर्गों का सत्ता डगमगाया है। जैसे आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध, उनका जब आंदोलन हुआ तो गैर बराबरी की व्यवस्था काबिज रखने वाले लोगों की सत्ता गई जी सर। और सम्राट अशोक जैसा व्यक्ति जो महान सम्राट कहलाया और समता मूलक समाज का निर्माण इस भारत देश में हुआ। ठीक आप देखेंगे कि छबीर हुए, फिर शिवाजी हुए, उन्होंने भी सभी को प्रतिनिधित्व दिया। यहां तक कि आप संत तुकाराम ओबीसी, मतलब कि ज्योतिबा राव ओबीसी, साहू जी महाराज ओबीसी, मतलब कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व जैसी होता है, सत्ता वर्ग का शासन सिंहासन जो है सो कि डगमगाने लगता है और इसका भय शासक वर्गों को बराबर सताते आया है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आरक्षण की बात हुई, प्रतिनिधित्व की बात हुई, साहू जी महाराज ने जो 26 जुलाई 1902 में ये प्रतिनिधित्व की बात कही, आरक्षण की बात लागू किया, तब सत्ता के ब्राह्मणों ने विरोध में खड़ा हो गया और काफी इसके तहत साजिश हुआ। मतलब उनको डर है कि जैसी ओबीसी या ये जो है सो कि बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधित्व हुआ सत्ता और शासन में, उनकी सत्ता और शासन बचने वाली नहीं है और गैर बराबरी की व्यवस्था इस देश में खत्म होगा। इसलिए उस समय भी इन लोगों ने मतलब काफी विरोध किया। 1918 में विधि मंडल में जब मामला आया तो वही बाल गंगाधर तिलक बोला कि तेली तमोली क्या ये संसद में, मतलब कुर्मी कुलभट्ट क्या ये संसद में जाकर के हल चलाएंगे? ये बात जो है सो कि ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसको काफी डर है कि ये लोग जैसी सत्ता में जाएगा वैसी हमारी सत्ता बचने वाली नहीं है। जैसी इनकी प्रतिनिधित्व होगी हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, गैर बराबरी की व्यवस्था यहाँ खत्म होगी। और जब तक इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था है, मतलब कि जब तक इस देश में आज ब्राह्मणों का शासन सत्ता है, तब तक इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था रहेगी। और जैसी बैकवर्ड क्लास का, यहाँ के मूल निवासियों का सत्ता और शासन होगा, प्रतिनिधित्व होगा, गैर बराबरी व्यवस्था खत्म होगी और उनका सत्ता और शासन व्यवस्था खत्म होगा। तो साथियों आप देखेंगे कि तिलक विरोध किया, गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी ने काफी विरोध किया है। गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी ने बाबा साहेब का काफी विरोध किया है और संविधान सभा में कांग्रेस और बाबा साहेब में बराबर लड़ाई होती रही है। बाबा साहेब चाहते थे कि इस देश के जो लोग हैं, जो 4000 साढ़े 4000 वर्षों से जिनको शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग रखा गया है, आर्थिक व्यवस्था से अलग रखा गया है, शिक्षा छीन लिया गया है, वैसे लोगों को भी समान अवसर मिले, इसके लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना चाहते थे। और जैसी इनको प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो जाती, वो गैर बराबरी की व्यवस्था वाले लोग सत्ता और शासन में नहीं टिकते, इसका भय उनको बराबर लगा रहता है। साथियों, ये आप आर्टिकल 340 जैसी 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारत देश आजाद हुआ तो आप देखें कि इसी
मतभेद में बाबा साहब चाहते थे कि ओबीसी को या बैकवर्ड क्लासेस को इनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व हर एरिया में मिले। और काका कालेलकर आयोग गठन हुआ, जिसको साजिश के तहत इन लोगों ने ये मतलब कि कूड़े की टोकरी में डाल दिया। तो मतलब इस बात से पता चलता है कि बराबर उनको भय बना हुआ है कि जैसे इस देश के मूल निवासी को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 जैसी लागू हुआ, 340 जैसी लागू हुआ, उनकी सत्ता और शासन नहीं बचने वाली है। इसलिए उन्होंने समय समय पर आंदोलन को दबाने का काम किया है। देखेंगे कि 1954 के बाद या 1954 में संविधान समीक्षा की भी बात आई थी। हालांकि हमारे लोग अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं कि संविधान समीक्षा के लिए उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा खतरनाक नेहरू था। उन्होंने 1954 में संविधान समीक्षा की बात कही थी, उसी को आगे बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो ये संविधान से उनको डर है, और इसी संविधान के बदौलत जब कुछ लोग प्रतिनिधित्व के द्वारा लीडर बने हमारे समाज में, आर्टिकल 330 और 332 के तहत आप देखेंगे कि 8%, 77 में 8% ओबीसी के लोग मतलब कि ये राज्यसभा और लोकसभा में थे, विधानसभा में जी। तो 8% के लोग उधर थे, और एसटी एससी के लोग अपने संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे। एसटी एससी ओबीसी के लोगों को मिलने से 1977 में सत्ता डगमगाने लगी जी। और आज विदेशियों की जब सत्ता डगमगाने लगी तो घबराहट में उन्होंने यह कहा कि किधरों से बचाओ, और उन्होंने कहा कि जैसी हम सत्ता में आएंगे तो हम ये काका कालेलकर आयोग को मान्यता देंगे या उसके आधार पर हम काम करेंगे। तो ये उसी के तहत मंडल कमीशन बना। हालांकि मंडल कमीशन भी बहुत चीज नहीं कर पाया। जी। मतलब समय समय पर साजिश करते आया है, और मंडल कमीशन के बावजूद भी आज हमारे लोगों के ओबीसी के लोगों के पास जी सर, आप देखेंगे कि कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में कहीं भी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका मतलब प्रतिनिधित्व देने से ये आज विदेशी जो है सत्ता में बैठे हुए शासक वर्ग जो है डरता है। डरता इसलिए है कि हम समता मूलक समाज के लोग हैं, हम गैर बराबरी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, सबको अवसर देना चाहते हैं, सबको संख्या के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व हो, सबको हक और अधिकार देना चाहते हैं। और जैसी सबको हक और अधिकार मिलेगा, उनके हक और अधिकार में कटौती होगी, वो अपने हक, वो जो गैर संवैधानिक रूप से हक और अधिकार प्राप्त किए हुए हैं, उस गैर संवैधानिक रूप से हक और अधिकार में उनकी कटौती न, इसके लिए उन्होंने हमारे आंदोलन को दबाए रखने का प्रयास किया है, और इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। और समय समय पर साजिश करते रहते हैं हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व रोकने के लिए। आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में लेटरल एंट्री चला दिया है, लेटरल एंट्री चला दिया है। हमारे लोगों के जब कंट्रोल यूनिट पर, कंट्रोल टेबल पर जाने की बात, जहां आईएएस और आईपीएस आईएफएस की बहाली होती है, जुडिशियरी की, अभी तक देखेंगे कि 312 इस देश में लागू नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जैसी 312 लागू होता है, हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में बढ़ेगा, ओबीसी का नेतृत्व न्यायपालिका में बढ़ेगा। इसको रोकना चाहता है। और विधायिका में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन प्रोजेक्ट लीडर इधर आता है, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमको इसको रोकना चाहिए। और
ओबीसी के लोगों को जैसे 1977 में गोलबंद हुआ और थोड़ा प्राप्त हुआ, ठीक उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को जब हम एकत्रित करेंगे, उनके लीडरों को एकत्रित करेंगे, बुद्धिजीवी को एकत्रित करेंगे, तो संख्या के आधार पर जो आर्टिकल 340 कहता है वो पूर्ण रूप में लागू होगा। और इसीलिए वो जो है सो कि समय समय पर हमारे अधिकार के विरुद्ध साजिश रचते रहता है, और जैसे ही हम ओबीसी के अधिकार की बात करते हैं वो धर्म की बात करके उधर उसको बर्बाद कर देता है। तो हम संवैधानिक बात करके एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को एकत्रित करके एक बहुजन निवासी समाज का निर्माण करके वो गैर बराबरी व्यवस्था इस देश में जो लागू है उसको खत्म करके समाज के हर एक लोगों को, हर एक समाज के लोगों को, एसटी को, एससी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दे करके हम प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं और इस देश में लागू करना चाहते हैं। थैंक यू सर। की वांछा है सर। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई सर कि कैसे उनको डर है कि अगर मूल निवासी समाज ओबीसी, एससी, एसटी अगर अपने हक अधिकार के लिए जागता है तो जब जब जागा है तब तक उनकी शासन डोली है, आपने बताया, और आगे भी डोलते रहेगी। डोलना नहीं, इस बार अब आने वाले समय में अगर लोग एक जुट हो जाते हैं तो उनको उनकी कुर्सी को ही हटा दे, डोलाना नहीं है। तो सर आगे हम अगले प्रश्न के साथ मैं रंजन सर के पास पुनः चलता हूं कि सर भारत की संपूर्ण दिशा अनुच्छेद 340 तय कर सकता है और देश को एक सशक्त राष्ट्र बना सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? जी श्रीकांत जी, इस पर मैं यह कहूँगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो 340 अनुच्छेद है अगर उसे पूरी तरह से लागू किया जाए तो हम अपने भारत जैसे राष्ट्र को संपूर्ण राष्ट्र बनाने में सक्षम होंगे। यह बाबा साहब का सपना था कि भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी, उन्होंने लिखा भी है कि यह इस देश के मूल निवासी हैं, उनको उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ओबीसी के लिए प्रावधान रखा था, लेकिन कुछ उनके साथ बाधाएं आई और उस समय वह लागू नहीं हो पाया। जब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक आयोग का गठन करने के लिए एक प्रावधान रखा गया कि यह राष्ट्रपति जो है तुरंत जो है उसको आयोग का गठन करेगा, लेकिन आयोग का गठन बहुत दिनों तक नहीं होने के बाद बाबा साहब इस बात से नाखुश हुए और वह अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। वह हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे, जिसको उन्होंने तुरंत त्याग दे दिया, यह कहते हुए कि जब हमारे देश की इतने बड़ी आबादी जिसको 52% आरक्षण मिलना चाहिए हमारे अनुसार, उसके लिए आयोग गठन करने का प्रावधान जो 1950 में रखा गया था वह आज तक नहीं हुआ। तब जाके उन्होंने बहुत इस बीच में प्रेशर डाला। यह बात ओबीसी को पता ही नहीं है। ओबीसी को इस बात को मालूम करना चाहिए कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए कितना काम किया है। बाबा साहब के अनुसार ओबीसी अगर अपना ओबीसी को ये 52% का जो इनको प्रतिनिधित्व मिलता है, तो जैसा कि उनका अपना अध्ययन किया हुआ था कि हमारे पहले जितने भी महापुरुष हुए, जैसे कि गौतम बुद्ध ने भी जो आंदोलन चलाया वो पूरे देश क्या विदेशों तक उनका आंदोलन समता, स्वतंत्रता और बंधुता, करुणा का भावना का जो आंदोलन उन्होंने चलाया वो फैला और उस समय हम मूल निवासियों की विजय हुई थी और वो पूरा देश जो बोधमय हो गया। और आज हमारा देश छोड़ के बाकी जितने भी लोग देश जो हैं बुद्ध को मानते हैं वो लोग, वो देश जो है बहुत तरक्की कर रहा है।
और विकसित देशों में गिनती होती है। तो उसी हिसाब से जैसा कि सम्राट अशोक ने अपना शासन चलाया और हमारे देश को भारतवर्ष के रूप में इतना विकसित किया कि इसका सीमा जो है उधर अफगानिस्तान, ये आपको नेपाल वगैरह, वो मतलब कि इतना उनका जो क्षेत्र था वो बहुत उतना बड़ा क्षेत्र मैंने भारत का कभी नहीं रहा है। उस भारतवर्ष पर वो शासन किया और सबके लिए समान चिकित्सा का प्रावधान, समान तरह से ठहरने का, मतलब कि जो कुछ भी उन्होंने व्यवस्था किया वो समानता के आधार पर और करुणा के, सबके साथ करुणा रखने वाले भावना को रखकर, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के अनुसार उन्होंने प्रावधान को, सारे प्रावधानों को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, इन लोगों ने भी अपना जो योगदान दिया है मूल निवासियों के लिए, वो हम लोगों को पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखते हैं कि अगर 340 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारा जो देश जो है संपूर्ण राष्ट्र की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। इसी के लिए जो बाबा साहब जो ओबीसी के लिए जो के हित के लिए अपना मंत्री पद को ध्यान मैंने ये त्याग पत्र दिए, ये बात हम ओबीसी के लोगों को, हम मूल निवासियों को समझना चाहिए। और जिस दिन यह समझ जाए और जिस दिन ये जो हम लोग समझाने में सक्षम हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे हाथ में सत्ता हो गया। और जिस दिन हम मूल निवासियों के हाथों में सत्ता होगी, हम लोग इस देश को फिर, हमारे भारत को फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। जी जी जी। मैं इसी प्रश्न के साथ नवीन सर के पास जाना चाहूंगा कि सर, भारत की संपूर्ण दिशा अनुच्छेद 340 तय कर सकता है और देश को एक सशक्त राष्ट्र बना सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? अभी जो आपने सवाल पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें बहुत गूढ़ रहस्य भी छिपा हुआ है कि जो आर्टिकल 340 है वो 341 और 342 से पहले है। कानून के पन्नों पर, कागज पे राज्य सरकारों के यहाँ, केंद्र सरकारों के यहाँ 341 और 342 लागू है। भले वो धरातल पर पूरी तरह से नहीं उतर पाया है, लेकिन 340 तो अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। 340 का तो अभी तक ठीक से प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ। 340 को तो अभी तक हमारे लोग समझ ही नहीं पाए हैं। धारा 376 तो बड़ा याद हो जाता है, लेकिन 340 सुने भी नहीं हमारे 90% लोग। 90% की मैं बात कर रहा हूं, 90% लोग को 340 ही नहीं मालूम है। ओबीसी के जो 52% कहे जाते हैं अंग्रेजों के टाइम, अगर सही से जनगणना हो जाए, जो हमने कहे जो मुख्य बाधा वही है कि जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, तो जिस दिन ये पता चल जाएगा तो हमारे उस 60% के करीब हम लोग आज के डेट में होंगे लगभग। तो 60% का लगभग 95%, उस 60% जो ओबीसी की आबादी है उसके लगभग 60% के 95% को 340 क्या है ये पता ही नहीं है। 340 तो छोड़ दिए, संविधान क्या है पता ही नहीं। तो ये 340 जिस दिन लागू होगा, वो जो अभी बताए हमारे मनोराम जी ने कि जो ये घबराए हुए हैं, इसलिए घबराए कि 340 लागू होना मतलब इस देश के लगभग 60% आबादी को उसके हक अधिकार मिलना शुरू हो जाना। और जब ये 60% लोगों को उनके 60% हक अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे, नौकरी में, शिक्षा में, हर जगह प्रतिनिधि मिलना शुरू हो जाएगा, तो अभी जो सबसे बड़ा खेल पिछले 70 साल में खेला गया है भारत में, 70-72 साल में, वो एक खेल ये खेला गया है कि ओबीसी को एससी एसटी का दुश्मन बना के प्रचारित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर को ओबीसी का सबसे बड़ा दुश्मन बना के प्रचारित किया गया है। ये खेल उनका खत्म हो जाएगा। अभी आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, 1 या 2 शोषक वर्ग की जाति के अगर लोग हैं और वहां पर टोटल 50 स्टाफ हैं, तो 1 या 2 शोषक वर्ग वाला भी अगर है तो वो ओबीसी के पास साइड में जाके कान में बड़ा आराम से कह देता है कि देखो तुमसे बाद में तो एसटी वाला आया नौकरी में, तुमसे बाद में तो एससी वाला नौकरी में आया, तुमसे पहले प्रमोशन पा गया, तुमसे पहले तरक्की पा गया, तुम्हारे तो सारे हक अधिकार ये ले रहे हैं। तो ये उनको मालूम है कि जिस दिन 340 लागू हो गया और इसको समझ गया और इसके लिए सबसे पहले बलिदान बाबा साहब ने दिया, ये ओबीसी को पता चल गया, तो उस दिन क्या होगा, ये एससी एसटी और ओबीसी के बीच में जो मतभेद खड़ा किया गया है, ये मतभेद खत्म हो गया।
और जब ये मतभेद खत्म हो जाएगा तो ये SC ST OBC जो मूल निवासी है एक संरचना में वो बंध जाएंगे, और जिस दिन ये बंध जाएंगे तिनके की तरह उड़ जाएगा। जैसे एक टाइम में कहा गया था कि मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये 340 वही है, मिले मुलायम कांसीराम सिर्फ दो नेताओं के लिए नहीं कहा गया था, मिले मुलायम कांसीराम बोला गया था इस देश के SC ST OBC को इकट्ठा करने के लिए, कि जिस दिन इस देश के SC ST OBC इकट्ठा हो गए, अपने आप को पहचान गए हम कौन है, वो एक मूल निवासी संकल्पना में आ जाएंगे, तो ये शोषक जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, जो जय श्री राम का नारा लगा के देश में अफवाह फैलाते हैं, देश में दंगे करवाते हैं, देश में धर्म के नाम पे लोग बांटते हैं, जाति के नाम पे बांटते हैं। तो असली वजह वो है कि 340 लागू होंगे तो इस देश के जो 60% आबादी, आप उसका स्थिति देखिए कि अभी नौकरी में मात्र हमारे OBC का अगर बात करें तो 7% लोग ही हैं। कहने को कागज पे कहीं कहीं 27% है, लेकिन अब 7% है। आप सोचिए कि अगर वो 60%, अगर 60% नहीं 50% जगहों पे भी आ जाएंगे और SC ST OBC मिलकर 80 से 85% जगहों पे आ जाएंगे, तो जब तक इस देश के 85% लोग 15 से 12% जगहों पे रहेंगे काबिज, तो इस देश का समग्र विकास कैसे होगा? इस देश के कृषक वर्ग, इस देश के श्रमण संस्कृति के लोग, इस देश में खून पसीना बहाने वाले लोग, इस देश में संघर्षशील लोग, न वो लड़ाई लड़ने के लिए उनको भागीदारी मिली, न उनको पढ़ने की भागीदारी मिली, न उनको शिक्षा की भागीदारी मिली, तो यह देश विश्व में सोने की चिड़िया कभी बन ही नहीं सकती है। तो इससे सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि 340 आने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा, ब्राह्मणी वर्चस्व तिनके की तरह उड़ जाएगा, और सबसे बड़ा बात है कि इस देश का जो कमान है वो शिक्षा का, संपत्ति का, दुश्मन को रोकने का। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा चीज है, हमको चाइना की बात करनी चाहिए, अमेरिका से कंपटीशन की बात करनी चाहिए, वो सारा चीज हम लोग जब श्रमण संस्कृति के लोग एक होंगे, मूल निवासी कंसेप्ट हो जाएगा, तो सारी व्यवस्था जो असमानतावादी व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएगी, और मूल निवासी समाज का वर्चस्व और मूल निवासी समाज का जो कंसेप्ट है समतामूलक समाज, वो भारत में स्थापित हो जाएगा। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं क्षमा चाहूंगा सर, समय को देखते हुए सर, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताया। मैं मनुराम सर से एक प्रश्न, अगला प्रश्न करना चाहूंगा। अगर सत्ता पिछड़े वर्गों के हाथ में होती तो आज निश्चित रूप से कोरोना का इतना भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इस पर आपकी क्या राय है? मनुराम सर। जी जी, आज जो कोरोना की भयावह स्थिति है ये बहुत गंभीर मामला है सर। जहां भी आप देखेंगे लगभग जैसे चीन से अगर शुरू हुआ तो आज चीन में जो है सो कि ये कोरोना का कंब है, बहुत से देश ने इस पर कब्जा कर लिया और भारत देश इस पर कब्जा नहीं कर पाया, और आज की यह स्थिति बनी हुई है कि न यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पाई, न यहाँ पर बेड की व्यवस्था है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, मरीज के लिए टेस्ट किट नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल भयावह स्थिति है सर इस देश का। अभी मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और गढ़वा में रहता हूं टाउन में। एक गांव से हमारा मरीज आया हुआ था, खुद का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं शिक्षक हूं, सम्मानित शिक्षक हूं, हॉस्पिटल के भी लोग बहुत जानते हैं, कुछ डॉक्टर से भी परिचय है। वो मरीज जब आया 2 दिन तक यहाँ रहा, उसके लिए कुछ नहीं मैं कर पाया। डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल में गया, कोई भर्ती नहीं ले रहा है, उसकी जांच नहीं हो रही है कि सही में इसका कोरोना है या नहीं है। फिर उसको भेजा रांची रिम्स में भेजा, वहां के जाने के बाद जो है कि उसको लौटा दिया गया। वहां भी न बेड मिला न वेंटिलेटर मिला। फिर उसको पलामू में है डाल्टनगंज, वहां किसी तरह से कह सुन के उसको भर्ती कराया। तो वहां पर बैकवर्ड सोसाइटी के डॉक्टर थे, उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया।
मूल्यवासी समाज के लिए। अभी 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 की जो सरकारें हैं वो तो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं। अगर पिछड़ा वर्ग इस सरकार में जी 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 होते जी 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 तो जी, स्थिति क्या होती सर? मैं आ रहा हूँ सर थोड़ा। तो उन्होंने ये ये व्यवस्था किया और वो आदमी का जान बच गया। तो स्थिति यह है कि जो काम करना चाहिए, कोरोना की भयावह स्थिति में सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे कि अगर हम सत्ता में होते और जैसी कोरोना इस देश में आया, जैसी कोरोना की बात हम सुनते, तो हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लोग बहुत श्रमिक है, श्रमण संस्कृति के है और दूरदर्शी भी है, इतिहास इसका गवाह है। जी। आप देखेंगे कि बहुत से बाधाओं को उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया है। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कलरा हो, हैजा हो, सभी को निपटाया है। पूर्व में आपका इतिहास रहा है। लेकिन अभी वर्तमान में जब कोरोना का काल था, तो इस काल में आप देखेंगे कि इसको चाहिए था कि हॉस्पिटल का निर्माण करना। अगर हम होते सत्ता में तो पहला नंबर हम सारे चीज को छोड़ करके बहुजन मूल निवासी समाज के अगर लोग होता तो आने वाला समय में हमारे लोग सुरक्षित रहे। अगर हॉस्पिटल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल बनवाते, मंदिर और मस्जिद के फेरा में नहीं पड़ते। जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग ये जो है सो कि मंदिर बनवाने में करोड़ों रुपए जो है सो कि खर्च कर दिए और जैसी कोरोना आया था, आगाह किया था कि हम आने वाले हैं, तो पहले नंबर हमारे पास हॉस्पिटल कम था तो इसको हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था। और हम हमारे लोग होते तो ऐसा करते, ऐसा मुझे लगता है। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि वेंटिलेटर नहीं है, मरीज तड़प तड़प के मर रहा है। और कोरोना काल में जो है सो कि जो पुराने संसद भवन है उसको ये करके जो है सो कि उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। पैसे संसद भवन का निर्माण जो कराया जा रहा है उसको हम नहीं कराते। हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लोग पहले कहते कि पहले हम वेंटिलेटर की व्यवस्था करेंगे, हो सकता है कि ये जो है कोविड-19 का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पूर्व में इसकी व्यवस्था करते हैं। और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखे हैं कि बाढ़ और सुखाड़ से बचने के लिए गोडाउन की भी व्यवस्था की जाती थी। अन्न को जो है सो कि एक जगह सुरक्षित रखने के लिए उस समय भी गोडाउन की व्यवस्था किया गया था। मतलब उसको हमारे लोगों को पूर्व में अनुभव हो जाता है मूल निवासी समाज को कि ये खतरा आने वाला है, इसके लिए हमको क्या व्यवस्था करना है। यदि हम सत्ता और शासन में होते तो वो काम संसद वाला बाद में होता, पहले हम वेंटिलेटर की व्यवस्था करते। जी सर। साथ ही यदि जी 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 बोला आपकी बात रखिए जी। नहीं सर, आप अपनी बात जारी रखिए, अपनी बात जारी रखिए सर। जी जी जी। तो अभी जो हम पूर्ण रूपेण से इस देश में टीकाकरण उपलब्ध नहीं करा पाए और विदेशों में वाही लूटने के लिए टीका जो भेजा गया उसको हम रोकते और पर्याप्त मात्रा में हम इसको सुरक्षित रखते कि आने वाले समय में संकट न उत्पन्न हो हमारे देश में। वो उधर होता, हम मानवीय मूल्य के संरक्षक हैं, जरूरत पड़ने पर हम उधर भी देते। हमारे पूर्वजों ने भी आदान प्रदान किया है। जी जी। तो हम भी करते, लेकिन पहले सुरक्षा अपनी करते। और जो ऐसा कि अभी जो टीकाकरण भी नहीं होने पा रहा है, यहाँ पर्याप्त उपलब्ध नहीं होने पा रहा, अभी हमारे लोगों को नहीं लगाया गया, तो सबसे पहले हम ये काम करते। जो अगर हम बहुजन मूल निवासी समाज के लोग सत्ता में होते तो ये सब काम हम करते। कुंभ बाद में सजाया जाता। चुनाव की प्रक्रिया में जो हमारे लोग जो अधिक से अधिक धन सौंप दे रहे हैं, ये इधर हम इसको जो है सो कि टेस्ट में लगाते। आज आप देखेंगे कि यही सब लापरवाही है जिसके कारण श्मशान घाट पर
लाश को जलाने के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, जगह नहीं मिल रही है, लाश को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है। भारत में बहुत भयावह स्थिति यदि हुई तो गैर बराबरी व्यवस्था के कारण हुई। ह्यूमनिटी पावर हमारे लोगों में यदि कम हुई तो यह जो है सो कि ये जो है सो कि पर्याप्त उसको जो बैलेंस डाइट नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि इस देश का 73% पूंजी 1% लोगों के पास सीमित हो गया। यही कारण है कि आज देश मतलब कि कोरोना काल में दर्दनाक मृत्यु के कगार पर है और इसको हम सब मिलकर के काबू में करें। जो निर्देश है, जो नियम है उसका कोविड-19 का, हम उसको भरपूर पालन करें। यही बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन यह जरूर कहना है कि यदि हम होते तो मामला इतना बिगड़ने नहीं देते। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि हम होते तो क्या करते, अस्पताल बनाते, मंदिर नहीं। हम होते तो चुनाव नहीं करवाते, हम होते तो कुंभ मेला नहीं करवाते। पहले हम अपने लोगों को सुरक्षित करते। और वैक्सीन की भी आपने बात कही सर, तो पहले हम बचते तब लोगों को बचाएंगे। यहाँ 50-50 हो गया, ना वो बच पाएंगे ना हम बच पाएंगे। और जो सरकार है वो सरकार का क्या पता नहीं क्या वो लेकर के चल रही है कि मतलब ज्यादातर इसमें नुकसान जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, इस बात को समझना होगा। वो लोग को समझना होगा कि कैसे हमारे लोगों का जान मतलब इतना इसको ये कर दिया गया है, कमजोर कर दिया कि कोई भी मर जाए, इससे सरकार को किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। आप सभी पैनलिस्टों का धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस ओबीसी जाति जनगणना के लिए आप भी अपने आसपास या किसी संगठन से हैं, इस बात को रखें। तथा दूसरी बात है कि आप जो भी दर्शक अभी एमबीएन न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। सभी दर्शकों का एवं सभी पैनलिस्टों का श्रीकांत कुमार एमबीएन न्यूज नेटवर्क की तरफ से जय भीम, जय मूल निवास। जय भीम, जय संविधान। जी।